हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लगातार विवेक बिंद्रा जी तमाम विवादों से घुरते जा रहे हैं। पहले संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो डाला था, उसके बाद ये विवादों में आ गए। हालांकि इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, अपनी सफाई भी दी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी बहुत ही गंभीर मामला इन पर लगा है। इनकी पत्नी ने इन पर मारपीट के इल्जाम लगाए और एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो ये क्या मामला है, इस पर जानेंगे। तमाम न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे और भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इनसे रिलेटेड ये काफ़ी हाईलाइटेड मामला चल रहा है, तो इसको जानना भी जरूरी है। इससे पहले इनकी एक पहले की शादी भी हो चुकी है। ये इनकी दूसरी पत्नी थी। 41 वर्ष की उम्र में इन्होंने इससे शादी की थी। और इससे किस किस धारा के अंतर्गत आते हैं ये मामले, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। जो कि हिंदू बिल कोड है, ये भी क्या है, इस पर भी जानेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन भी ऐड किया है मैंने, इसको भी जानेंगे। तो जानते हैं मामला क्या है। सबसे पहले तो देख लेते हैं। देखिएगा, इनकी जो शुरुआत का जीवन बताया जाता है विवेक बिंद्रा जी का, वो काफ़ी संघर्ष वाला बताया जाता है। जिनका जो सोशल मीडिया पर बायोग्राफी जो डली हुई है किसी भी तरीके से, उसको हमने पूरा पढ़ा तो देखा कि बताया जाता है बचपन में ये काफ़ी गरीब और काफ़ी संघर्ष वाला इन्होंने जीवन जिया है। उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक इस तरीके के मोंक वाला 4 वर्ष का बताया जाता है इन्होंने इस तरीके का जीवन भी व्यतीत किया। ये मोंक कहलाते हैं, जैसे कि ये अमोघ लीला प्रभु जी हैं, गुरु गोपाल दास जी देखे होंगे आपने। तो ये सब गीता के ज्ञान को विशेष तौर पर प्रसारित करने पर रहते हैं। इनमें से किसी ने शादी भी नहीं की हुई है। लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने 4 वर्ष बाद ये जीवन छोड़ दिया था और उन्होंने शादी कर ली थी। उन्होंने देखिए पहली शादी ये की थी। भगवान ने कितनी अच्छी जोड़ी बनाई थी, कितनी अच्छी इनको ये धर्मपत्नी मिली थी। एक इन पर बच्चा भी है, बेटा। तो ये इनका पहली पत्नी से भी कोर्ट में विवाद चल रहा है। विवेक बिंद्रा जी जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सलाहों में कंपनी भी खड़ी करने की बात करते हैं, लेकिन परिवार को खड़े करने में वो कामयाब नहीं रहे। उनकी पहली पत्नी का नाम गीतिका सवरवाल है, तो उनसे भी इनका विवाद चल रहा है। दोनों के बीच विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। फरीदाबाद के ओमेक्स हाइट्स सोसाइटी में रहने वाली गीतिका बिंद्रा ने फरीदाबाद सेंट्रल थाना में पद के विवाद के बाद शिकायत दर्ज कराई हुई है। इस शिकायत में इन्होंने कहा कि पति विवेक बिंद्रा उनके साथ कई सालों से विवाद चल रहा है। गीतिका ने विवाद में से खुद को जान का खतरा भी बताया। ये बताइए, जान के खतरे की बात कर रही हैं, तो ये काफ़ी गंभीर मामला हो जाता है। कोर्ट में उनके बीच तलाक का केस भी चल रहा है। इस केस में उन्होंने विवेक बिंद्रा से गुजारा भत्ता की भी मांग की है। उन दोनों का एक बेटा भी है, जैसा कि ये आप इमेज में देख सक रहे हैं। पहली पत्नी से विवाद के बाद विवेक ने यानिका से शादी की थी। ये दूसरी पत्नी है, यानी कि जिनसे इनकी ये मारपीट की घटना आई है। तो भगवान ने कितना सुंदर इनको जीवन दिया था। उसके बाद इन्होंने, बताइए, ये इस तरीके का जीवन जिया। तो इन्होंने गीता को तो पढ़ा ही होगा और गीता पर इन्होंने तमाम सेमिनार भी किए हैं। उसके बावजूद भी इनकी बुद्धि किस तरीके से ऐसी भ्रष्ट हो सकती है कि एक शादी हुई इनकी, एक बेटा भी था, उनको छोड़ दिया, उसके बाद दूसरी शादी की। अभी ये दिसंबर माह में ही दूसरी शादी की है। ये तो मामला बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है और उनके साथ भी ये मारपीट की घटना आ गई। तो ये तो वाकई में गंभीर मामला है। जैसे कि संदीप माहेश्वरी जी ने इनके खिलाफ एक स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम का अभियान चलाया था। बहुत ज़्यादा ट्विटर पर भी ट्रेंड रहा वो। तो उसमें उन्होंने कहा भी था, जैसे कि इन्होंने एक वीडियो बनाया था, उसमें इन्होंने काफ़ी धमकियां दी थी संदीप माहेश्वरी जी को कि एक सप्ते में देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं। तो उससे जो उन्होंने इसके प्रत्युत्तर में वीडियो बनाया था संदीप माहेश्वरी जी ने, उसमें इन्होंने कहा भी था कि ये आदमी थोड़ा तो मुझे मानसिक रूप से संतुलन इसका हिला हुआ लगता है, गड़बड़ लगता है। तो इसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ इसके खिलाफ केस करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और फिर बच्चों के जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया है उसका पूरा पैसा रिटर्न करवाएंगे। तो स्टॉप विवेक बिंद्रा वाली वीडियो पर मैंने एक रिएक्शन दिया था, उसका वीडियो बनाया। उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। उसके बाद इन्होंने एक व्यक्ति को इंटरव्यू दिया, अपनी सफाई पेश की। उसमें ये क्या कहते हैं, जो MLM वाला प्रोग्राम था इनका, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला, उसमें इनके साथ 1,60,000 व्यक्ति जुड़े थे। यानी कि 1,60,000 स्टूडेंट्स को इन्होंने कोर्स बेचा था। अब वो सब इतने ही एज के होते हैं, टीनेजर ज़्यादातर होते हैं, 16 साल 17 साल इस तरीके के लोग होते हैं जो कि इनका ये कोर्स खरीद लेते हैं। तो इन्होंने कहा ये गलती हम बहुत पहले ही सुधार चुके हैं। मई महीने में ही हमने अपना ये वाला प्रोग्राम बंद कर दिया। अब हम 10 डे MBA वाला प्रोग्राम लेकर आए। अब आप साफ साफ झूठ पता चलता है। ये कह रहे हैं उसमें कि 1,60,000 बच्चों में से 1,500 2,000 कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस तरीके की शिकायतें कर रहे हैं। अब आप ये बताइएगा, अगर 1,60,000 में से 2,000 ही होते और 1,58,000 बच्चे सही सही होते, तो क्या वो बच्चे नहीं निकल के आते? वो वीडियो नहीं डालते कि विवेक बिंद्रा जी से मुझे इतना फायदा हुआ है, मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ। उस तरीके का कोई बच्चा आ रहे हैं, अब 2 4 6 बच्चों से आप बनवा लो अपनी आर्टिफिशियल तरीके से वीडियो, तो वो कोई जायज वीडियो नहीं है।
पर ये 1000-2000 आ रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही कम संख्या में, इस तरीके का इन्होंने जोर दिया, जो कि बिल्कुल इनकी जो सफाई थी झूठ मालूम पड़ती है पूरी तरीके से। और जो एमएलएम वाला प्रोग्राम होते हैं ये इसी तरीके से चलाए जाते हैं। इनका एक टाइम पीरियड फिक्स रखा जाता है कि हम इस तरीके से इतने बच्चों को जोड़ लेंगे, इतना पैसा कमा लेंगे, फिर इन प्रोग्रामों को बंद कर देंगे। ये आप किसी और को सिखाना कि हमने गलती सुधार ली, ये आपका पहले से प्री प्लान्ड होगा कि हम एमएलएम प्रोग्राम के तहत जो आपने चलाया हो प्रोग्राम, आईबीसी करके बोलते हैं ये, तो आईबीसी वाले प्रोग्राम को हम इतने दिन में चलाएंगे और इतने बच्चे जोड़ के इतना पैसा कमा के इतने समय में बंद कर देंगे। ये सारे प्रोग्राम इसी तरीके के होते हैं। इन सबको एक ना एक दिन बंद होना ही होता है। सारी कंपनियां ऐसी एकदम बंद होती हैं। आपने क्या उसमें मई महीने में गलती सुधार ली थी, तो वो बात तो इनकी बिल्कुल सिरे से खारिज मालूम पड़ती है, बिल्कुल झूठ मालूम पड़ती है। और 1000-2000 वाली बात कर रहे हैं तो 1,58,000 बच्चों को लेके आइए जिन्होंने, आप कह रहे हैं कि जिनसे हमने कोर्स बेचा और उन्होंने पैसे कमाए, फायदा हुआ, उनको दिखाइए। आपके पास तो आप कह रहे हैं कंप्यूटर में हर किसी की डिटेल है, हर किसी की कॉल रिकॉर्डिंग है, तो उनको लेके आइए, दिखाइए, तो पता चलेगा। तो वो बात इनकी जो इंटरव्यू दिया इन्होंने बिल्कुल झूठ मालूम पड़ती है उसमें इस तरीके से। फिर संदीप माहेश्वरी जी की बात बिल्कुल सही मालूम पड़ती है कि ये आदमी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं मालूम पड़ता है। फिर इनके ये विवाद आ गए, तो ये यहाँ पर बिल्कुल बात सत्य और होती मालूम पड़ती है संदीप माहेश्वरी जी की। तो ये पूरा विवाद क्या है ये जान लेते हैं। विवेक बिंद्रा पर गंभीर आरोप लगा है। दरअसल मां से बहस करने से रोकने पर पत्नी को पीटने का आरोप मोटिवेशनल स्पीकर पर लगा है। गाजियाबाद के चंदर नगर के रहने वाले वैभव क्वात्रा, ये वैभव क्वात्रा कौन है? ये इनकी जो दूसरी वाइफ हैं उनके भाई हैं वैभव क्वात्रा। इन्होंने, वैभव क्वात्रा ने, ये वैभव क्या है? ये विवेक होगा, विवेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने अपने बहनोई विवेक बिंद्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वैभव ने दर्ज कराए गए एफआईआर में आरोप लगाया है कि मेरी बहन यानिका की शादी 6 दिसंबर को हुई थी। 6 दिसंबर को, यानी कि अभी हाल ही में शादी हुई है। हालांकि ये रिलेशनशिप में पहले से होंगे क्योंकि इनकी वाइफ का फर्स्ट जो वाइफ थी इनके साथ इनका तलाक का मामला चल रहा है, ये इनसे अलग हो चुके हैं। उसके बाद इन्होंने ये काफी रिलेशन में होंगे, शादी अभी की होगी। तो मेरे को तो ऐसा लगता है क्योंकि आजकल रिलेशनशिप नॉर्मल बातें हो गई हैं, पहले से रिलेशनशिप में रहते हैं 1-2 साल, फिर उसके बाद शादी करते हैं। तो 6 दिसंबर को इनकी काफी लग्जरी होटल है ये ललित महानगर होटल, इसमें शादी हुई। विवेक इस समय नोएडा के सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी में रहते हैं। बहुत ही लग्जरी ये है सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंस। शादी के 2 दिन बाद ही 8 दिसंबर की सुबह को 3 बजे विवेक अपनी मां प्रभा से किसी भी बात पर बहस कर रहे थे। हालांकि मां से क्या बहस करनी, जब इनकी एज 41 वर्ष है तो वो भी 60 प्लस होंगी, तो वो भी अब काफी वृद्ध अवस्था में होंगी, तो उनसे क्या किसी बात पर बहस कर रहे हैं? इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, गीता पर ज्ञान देने वाले आप व्यक्ति अपनी मां से बहस करते हैं, बताइए। उसके बाद अगर आपकी पत्नी आपके बीच बचाव करने आती है, किसी प्रकार से समझाती हैं, तो आपको इतना बुरा लग जाता है, उन पर हाथ उठा देते हैं। हाथ उठाना तो कितनी ज्यादा गलत चीज है। एक समझदार व्यक्ति अगर कुछ बुरा लगता है तो वो साफ साफ मना कर देगा, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, प्लीज। हाथ उठाना तो कायरों का काम है, बहुत ही निंदनीय अपराध के रूप में है ये। तो उन्होंने जब इनको समझाना शुरू किया, उस पर विवेक पत्नी पर भड़क गए। एफआईआर के अनुसार विवेक ने पत्नी यानिका को कमरे में बंद कर दिया, उनके साथ गाली गलौज की, उनके साथ मारपीट की, उनका मोबाइल तोड़ दिया। विवेक ने यानिका के बाल नोच लिए। हालांकि ये बाल नोचने वाला हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा प्लस में भी लिखवा दिया हो, विवेक वैभव ने, इनके जो भाई हैं यानिका के, इन्होंने थोड़ा सा, जब लिखवाया जाता है एफआईआर तो फिर तो गुस्से में व्यक्ति 2-4 बातें और प्लस में लिखवाता है, इसमें होता ही है इस तरीके का। तो बाल नोच लिए, ये सब चीजें इनके एफआईआर में दर्ज हैं। एफआईआर में कहा गया कि विवेक ने यानिका की ऐसी पिटाई की जिससे उसके पूरे शरीर पर घाव हो गए। वैभव ने शिकायत में कहा कि यानिका के सिर में घाव की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं, कान में सुनाई भी नहीं दे रहा है। कई न्यूज़पेपर में इस तरीके का भी छपा कि इनके कान का पर्दा भी फट गया। इलाज के लिए कड़कड़दूमा स्थित जो है कैलाश दीपक अस्पताल, इसमें भर्ती करवाया गया है। कड़कड़दूमा आप सभी को पता होगा, यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन भी है, बहुत से लोग गए होंगे यहाँ पर। ये इमेज बहुत वायरल हो रही है, ये इनकी सेकंड वाइफ जो है यानिका, इनकी इमेज है। अब यहाँ पर ज़्यादा इमेज हम इस तरीके की पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये काफ़ी ज़्यादा मारपीट वाली की बात की अवस्था में ही दिख रही हैं, बहुत ही गंभीर अवस्था में हैं। वास्तविक इनके साथ मारपीट हुई है, इस तरीके की इनके ये इमेजेस वायरल हुई हैं।
तो वैभव ने अपनी शिकायत में कहा कि गंभीर स्थिति में यानिका ने अपनी बहन को फोन किया, उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया। उसके बाद वैभव अपनी बहन के साथ यानिका के घर पहुंचे। उसकी स्थिति को देखते हुए तत्काल उसे लेकर अस्पताल गए, वहां उसे भर्ती कराया। अस्पताल से लगातार उसका इलाज चल रहा है। वैभव ने कहा कि मेरी बहन उस मारपीट की घटना से पूरी तरीके से टूट चुकी है, वह मानसिक रूप से भी काफी परेशान है, किसी से भी अधिक बातचीत नहीं कर रही है। तो ये तो पूरा मामला था जिसको हमने जाना कि ये पूरा मामला क्या है जिसके कारण विवेक बिंद्रा जी पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है, एक व्यक्ति जो कि इतना सफल एंटरप्रेन्योर है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसके बाद उसकी बुद्धि इस तरीके से कैसे फिर जाती है। अब ये इस तरीके से क्यों फिर जाती है भाई? आपने गलत तरीके से लोगों से पैसा लिया हुआ, पैसा भी किन से लिया हो? जो जॉब नहीं कर रहे, 16 साल के 17 साल के मतलब स्टूडेंट्स हैं, उनसे आपने 50-50 हज़ार रुपए के कोर्स बेच के पैसा कमाया। तो बुद्धि तो फिर नहीं थी। पैसा ऐसी चीज़ है, सोना चांदी ऐसी चीज़ है, आप ईमानदारी से कमाएंगे, आप खूब आगे बढ़ेंगे। गलत तरीके से बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी रहते हैं इस चीज़ के। ये बिल्कुल हमारे शास्त्रों में वर्णित है ये चीज़। तो ये इनकी मतलब पहली नहीं दूसरी पत्नी है यानिका जी, इनके साथ ये मारपीट का केस हुआ और 41 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये शादी की थी दूसरी। जैसा कि हमने बताया, इनकी 6 दिसंबर को शादी हुई थी। उसके बाद ये पूरा मामला था और इनकी पहली पत्नी जब थी तो उसके बाद बड़े प्यार से रहते, इतने समझदार विद्वान व्यक्ति होके इस तरीके का काम इन्होंने किया। दूसरी शादी पे नौबत आ गई, बड़ा गंभीर मामला है। चलिए कोई नहीं, अब इनका है जो है। उसके बाद मॉन्क ये रह चुके, मतलब बहुत ही शानदार विद्वान व्यक्तियों का काम है मॉन्क। इसके बाद इस तरीके की घटना होती है, विचित्र मालूम पड़ता है, बिल्कुल ही समझ से परे। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उसमें किन किन धाराओं के तहत केस दर्ज किए जाते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत शादी के बाद महिला को अगर अपने पति या उसके परिवार के किसी सदस्य से क्रूरता का सामना करना पड़ता है तो उसे सुरक्षा मिलती है। इस धारा के तहत सुरक्षा दी जाती है सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा, धारा 498A के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है धाराएं। आप देखते हैं यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, उसमें ये वाली धाराओं से क्वेश्चन बने। ये जो दहेज वाली प्रताड़ित वाली धाराएं होती, पूरी धारा के 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यूपीएसआई के एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा ये वाली जो प्रताड़ित घटनाएं तो अक्सर कर होती रहती हैं, तो ये तो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज के धाराएं हो गई ये तो आपको सभी को पता होनी चाहिए। तो यह धारा किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के खिलाफ दुर्व्यवहार के वास्तविक कार्य और कार्य के प्रयास दोनों को दंडित करती है। पत्नी से मारपीट करने वाले पति के खिलाफ पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 323 के तहत एफआईआर दर्ज करती है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया पुलिस किस धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करती है। ये दोनों ही धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, 498A 323A। ये दोनों ही ऑप्शन में मिल सकती हैं, एक भी मिल सकती है, तो यह आपको ध्यान रखनी है। दोनों मिलेंगी तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर एक तो दोनों, तो इस तरीके से ध्यान रखें। अगर पत्नी दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 498A के तहत झूठा केस करती है तो पति सीआरपीसी की धारा 227 के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। ऐसा भी होता है, कई बार झूठे मामले भी होते हैं, लेडीज के साथ नहीं हुआ किसी प्रकार का कोई क्रूरता वाला व्यवहार, लेकिन उसने लिखा दी किसी भी झांसे में आकर, तो उसके भी इलाज है। तो पति सीआरपीसी की धारा 227 के तहत पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत जो कोई किसी महिला को अपमानित करने के इरादे से या यह जानते हुए कि वह इसकी लज्जा को भंग कर रहा है हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा है। मिनिमम 1 वर्ष की सजा है। मतलब अगर व्यक्ति यह जानते हुए कि वो उसकी मानसिक स्थिति को ठेस पहुंचा रहा है, अपमानित कर रहा है, इस इरादे से कोई भी कार्य करता है, तो भारतीय दंड संहिता की 354 धारा के तहत मिनिमम 1 वर्ष की सजा है पति को, और यह सजा बढ़कर 5 साल तक भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर हमने ये भी मेंशन किया है, अगर पत्नी पति के साथ मारपीट या हिंसा या अत्याचार या किसी तरह से प्रताड़ित करती है, देखिए ये मामलों पर कम बात होती है। हमेशा यही बात होती है कि हमेशा यही लगता है कि पति ही पत्नी के साथ मारपीट या हिंसा का व्यवहार करेगा, लेकिन दुनिया इतनी विचित्र है। अब बताइए, ये विवेक बिंद्रा जी मॉन्क वाला जीवन 4 वर्ष तक गुजार चुके हैं, गीता का ज्ञान है, इस पर सेमिनार कर चुके हैं। उसके बाद कोई अंदाजा लगा सकता था कि ये दूसरी शादी करेंगे, पहली शादी इनकी नहीं टिक पाएगी, दूसरी शादी में भी 6 दिसंबर को शादी होगी, 8 दिसंबर को इन पर एफआईआर दर्ज होने का मामला शुरू हो जाएगा, मारपीट कर देंगे, ये कोई सोच नहीं सकता। तो वैसे ही ये सोचना भी जरूरी है कि पत्नी अगर पति के साथ मारपीट या हिंसा या अत्याचार या किसी तरीके से प्रताड़ित कर रही है तो फिर क्या कर सकता है पति। अगर पत्नी किसी तरीके से प्रताड़ित कर रही है तो ऐसे मामलों में
पति हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत तलाक मांग सकता है, उस पर जो है एफआईआर दर्ज करा सकता है। यहां पर हमने जैसा देखा, झूठा केस करती है पत्नी तो पति सीआरपीसी की धारा 227 के तहत पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है, और वो मारपीट या अत्याचार करती है पति के साथ तो धारा 13 के तहत वो तलाक मांग सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं, एक एक धारा इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम्स में बनते रहते हैं, सभी एग्जाम्स में, और यूपी पुलिस, यूपीएसआई इन एग्जाम्स में विशेष तौर पर इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। अब यहां पर हमने एक क्वेश्चन मतलब ऐड किया है, हिंदू विवाह अधिनियम में कुल कितनी धाराएं। ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है पहले, इसी तरीके की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में इस क्वेश्चन पर मैं चर्चा कर चुका हूं पहले, तो ये वीडियोस इसीलिए इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, और इसी तरीके से समाज में जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे रिलेटेड इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अब ये घटनाक्रम चल रहा है तो ये बहुत ही वायरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से क्वेश्चन इसी तरीके से उठाएगा एग्जामिनर, और क्वेश्चन बनने भी इसी तरीके से चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में क्या क्या घटित हो रहा है वो हमें मालूम होना चाहिए, उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यह बताया हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम में कुल कितनी धाराएं होती हैं, इस पे मैं चर्चा कर चुका हूं इसी तरीके की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में। तो आप में से जिन बच्चों ने देखा होगा तो उनको ये क्वेश्चन आता होगा, प्लीज इसका आंसर कीजिएगा। जो भी आता हो आपको, आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको थम्स अप करूंगा, हार्ट दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा आंसर आपका सही है। अगर रॉन्ग होगा तो रिप्लाई में मैं आपको राइट आंसर भी बताऊंगा। तो ये था हमारा वीडियो, और इस पर आप अपना भी राय दे सकते हैं कि विवेक बिंद्रा जी का ये जो मामला चल रहा है इसको आप किस तरीके से देखते हैं। इन्होंने जो हिंसा की वो किस तरीके से की, क्या इनकी मानसिक स्थिति है, क्या मामला है, जो स्टॉप विवेक बिंद्रा कार्यक्रम चला वो सही था या गलत था, उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, लिखने से आपका विकास होगा, बुद्धि का विकसित होगी। जब आप सोचेंगे, कुछ शब्द लिखेंगे तो उससे आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो ये था वीडियो। तो ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक तो दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।